मूवी के शुरू में हम तीन खूबसूरत हसीनाओं को देखते हैं, जिनमें एक का नाम था जूलिया, दूसरी का जोई और तीसरी का शेना। ये तीनों हसीनाएं शेना की लेक हाउस पार्टी में जा रही थी। जूलिया एक मॉडल होती है जिसका बिलबोर्ड सड़क के चारों तरफ लगा हुआ था। जूलिया और उसकी फ्रेंड जब इन बिलबोर्ड्स को देखती हैं तो खुश होकर के काफी शोर मचाती हैं। रास्ते में जब शेना जूलिया को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड क्रिस्टियन इसी शहर में है, तब जूलिया शेना से कहती है कि उसने मेरे बर्थडे पर एक कॉल तक नहीं किया, इसलिए मेरे सामने उसका नाम मत लो। ये कहकर जूलिया अपनी बात टालते हुए एरन से कहती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या किया, मैं जानना चाहती हूँ। तब एरन कहती है कि मैंने नेट के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जैसा तुम सोच रही हो। ये दोनों आपस में काफी देर तक गपशप करती हैं। ये देखकर के शेना दोनों से कहती है कि आज तुम दोनों किसी भी तरह का हुकअप नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे लेक हाउस जा रही हो और ये बात मैंने अपने डेट को भी बता दी है, इसलिए आज कोई भी लड़का वहाँ पर नहीं आ सकता। जब उन्हें पता चलता है कि लेक हाउस पर कोई भी लड़का नहीं मिलने वाला, तब वे लोग चिली पार्लर क्लब जाते हैं ताकि लेक हाउस जाने से पहले थोड़ी देर तक ड्रिंक और लड़कों के साथ एंजॉय कर सके। रास्ते में इन्हें एक और बिलबोर्ड नजर आता है जिसे देखकर कि ये शोर मचाने लगती हैं। फिर आगे बढ़ती हैं। तभी हम एक ब्लैक रंग की कार को देखते हैं जो इनके पीछे पीछे चल रही थी। असल में वो इनका पीछा कर रही थी। रास्ते में इन्हें एक बार नजर आता है जहाँ पर ये तीनों ड्रिंक लेने के लिए चली जाती हैं, जहाँ पर एरिन स्मोकिंग करते हुए उसी ब्लैक कार को देखती है जो उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई थी। लेकिन एरिन को इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कार उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आई है, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने ड्रिंक को एंजॉय करने के लिए बार के अंदर चली जाती है। बार में उन्हें मर्सी नाम की एक लड़की मिलती है जो एरिन को बटरफ्लाई कहकर के बुलाती है। एरिन अपना नाम बटरफ्लाई सुनकर के हैरान हो जाती है। इस पर जूलिया बताती है कि मैंने अनाउंस किया था कि मेरी एक ब्यूटीफुल फ्रेंड है जो आज कहीं घूमने जाने वाली है। अगर आप लोगों में से कोई उसे पहचान करके बटरफ्लाई ड्रिंक ऑफर करेगा तो मेरी वो खूबसूरत फ्रेंड उसे लेप डांस देगी। अब ये बात बताकर के जूलिया एरिन के साथ प्रैक्टिस डांस करने लगती है। नशे में धुत होकर के तीनों क्लब में पहुंचती हैं, जहां पर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। लेकिन जूलिया का बॉयफ्रेंड वहां पर नहीं था, इसलिए वो अपना मन बहलाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है। इसके बाद सभी ड्रिंक करने में बिजी हो जाती हैं, लेकिन एरिन स्मोक करना चाहती थी, इसलिए वो सिगरेट पीने के लिए क्लब से बाहर चली जाती है। क्लब के बाहर उसे वही ब्लैक रंग की कार दिखाई देती है जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। उस कार को देखकर के एरिन को डर लगने लगता है। तभी पीछे से कोई आकर के उसे डरा देता है। जब एरिन पीछे मुड़कर के देखती है तो उसका बॉयफ्रेंड नेट था। उसे देखकर के उसकी जान में जान आती है। नेट वहां पर आने के बाद एरिन को रोमांस करने के लिए कहता है। एरिन नेट से कहती है कि मैं क्लब में सबके सामने रोमांस नहीं कर सकती। तब नेट कहता है कि चलो हम कार में चलते हैं, जहाँ पर मैंने हम दोनों के एंजॉय करने के लिए कुछ अरेंजमेंट किया है। यह सुनकर के एरिन भी फौरन तैयार हो जाती है कार में जाने के लिए। उधर क्लब में कुछ लड़के लड़कियों को ड्रिंक पिलाकर के उनके साथ मजे करने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं पर माइक नाम का एक आदमी खाना खा रहा था। जब वो पेम को घर छोड़ने की बात सुनता है तो फौरन तैयार हो जाता है, लेकिन माइक पेम से कहता है कि थोड़ी देर रुको, तब तक मैं अपना खाना खत्म कर लेता हूँ। माइक अपना खाना खत्म कर रहा था और पेम उससे बहुत सारी बातें करती रहती है। यहाँ पर पेम को पता चलता है कि माइक एक स्टंटमैन है जो फिल्मों में छोटे छोटे स्टंट किया करता है। क्लब में जब माइक की नजर जूलिया पर है तो वो पेम से पूछता है कि वो खूबसूरत हसीना कौन है। तब पेम माइक से कहती है कि अगर तुम जूलिया के पास जाना चाहते हो तो मेरे पास एक आइडिया है, तुम कैसे भी करके बस फेमस हो जाओ, वो लड़की भाग कर के खुद तुम्हारे पास आएगी। दरअसल पेम जूलिया की पुरानी फ्रेंड थी जो किसी वजह से उसे अलग रहने लगी थी। बारिश की वजह से सभी लोगों को थोड़ी देर क्लब में और रुकना पड़ जाता है। इसी बीच माइक वाइन की 2 बोतल लेकर के जूलिया और एरिन के पास जाता है और एरिन को वो बोतल देते हुए बटरफ्लाई कहकर के बुलाता है। अब शर्त के मुताबिक एरिन को माइक को लैप डांस देना होगा, लेकिन जब एरिन माइक के चेहरे को देखती है तो बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि माइक के चेहरे पर बने हुए निशान उसे बुरी तरह से डरा रहे थे। माइक जब एरिन को अनकंफर्टेबल देखता है तो वहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन तभी एरिन शर्त के मुताबिक माइक को एक जबरदस्त लेप डांस देती है, जिसकी वजह से माइक के पूरे बदन में करंट सा दौड़ने लगता है। लेप डांस के खत्म होने के बाद सभी लोग अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। माइक भी पेम को लेकर के क्लब से बाहर आ गया था। पेम जब माइक की कार को देखती है तो बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उसकी गाड़ी बाकी कारों से बिल्कुल अलग और अजीब थी। अब माइक किसी तरह से पेम को समझा बुझा करके अपनी कार में बैठा लेता है और उसे लेकर के उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी पेम देखती है कि माइक उसे गलत रास्ते
रास्ते की तरफ ले जा रहा है, जिससे वो और भी ज्यादा डरने लगती है और रोते और गिड़गिड़ाते हुए उसे कार रोकने के लिए कहती है। लेकिन माइक कार को बहुत तेज स्पीड में और बुरी तरह से चला रहा था। अब पेम भी जख्मी हो जाती है। तब माइक कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कार डेथ प्रूफ है, लेकिन सिर्फ उसी के लिए जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हो। ये बात सुनकर के पेम और भी ज्यादा डर जाती है और माइक को बार बार दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन माइक पेम की एक बात नहीं सुनता और एक जगह पर ले जाकर के अचानक से ब्रेक लगा देता है, जिससे पेम डैशबोर्ड से टकरा कर के मारी जाती है। पेम को मारने के बाद माइक अपनी जेब से एरिन, जूलिया और सेना की तस्वीर निकालता है और उसे रोड पर फेंक कर के उन तीनों के पीछे चला जाता है। दरअसल अब वो तीनों हसीनाएं माइक का अगला शिकार थी। उधर वो तीनों हसीनाएं म्यूजिक सुनती हुई मस्ती में जा रही थी। वॉल्यूम इतना तेज होता है कि उन्हें माइक की गाड़ी की आवाज तक सुनाई नहीं देती। माइक इनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए इनसे काफी आगे निकल जाता है, फिर अपनी गाड़ी को वापस इनकी तरफ बहुत तेज स्पीड में लेकर के आने लगता है। लेकिन इस बार म्यूजिक का वॉल्यूम इतना तेज हो गया था कि उन्हें सामने से आती माइक के कार की आवाज तक सुनाई नहीं देती। माइक इस चीज का फायदा उठाते हुए उनकी गाड़ी को एक जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वो तीनों हसीनाएं नासा के रॉकेट में बैठकर के ऊपर चली जाती हैं। इस खतरनाक एक्सीडेंट में माइक का सिर्फ हाथ ही फ्रैक्चर हुआ था। ये देखकर के पुलिस वालों को माइक पर डाउट होने लगता है, लेकिन उन हसीनाओं के नशे में धुत होने की वजह से माइक साफ साफ बच जाता है और पुलिस वाले चाहकर भी माइक का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऐसे ही कई महीनों का वक्त गुजर जाता है। फिर हम तीन और खूबसूरत हसीनाओं को देखते हैं, जिनका नाम था एबी, किम और ली। ये तीनों हसीनाएं भी हॉलीडे एंजॉय करने के लिए कहीं पर जा रही थी। तभी माइक की नजर पड़ जाती है उन पर और वो उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे लग जाता है। एबी जब कार में सो रही होती है, तभी माइक उसके पास जाता है और उसके पैरों से खेलने लग जाता है। लेकिन जैसे ही एबी की आंख खुलती है, माइक अपनी कार को लेकर के वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एबी कार से बाहर निकलती है सिगरेट पीने के लिए। तभी दोबारा से वो उस कार को देखकर के बुरी तरह से डर जाती है। फिर वो उसे इग्नोर करके एक मॉल में जाती है अपने जरूरत का सामान खरीदने के लिए। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड जोय को पिक करने के लिए उन दोनों के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाती है। जब वो तीनों जोय को लेकर के वापस आ रही थी, तभी हम माइक को देखते हैं जो छुप कर के उनकी फोटोज क्लिक कर रहा था। वो चारों जब अपनी कार में बैठ जाती हैं, तब माइक वहां से निकल जाता है। वहीं वो चारों अपने साथ हुए फनी इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए खूब हंसती हैं। इसके बाद वो चारों एक रेस्टोरेंट में जाती हैं खाना खाने के लिए और वहां पर भी खूब गपशप करती हैं। बातचीत के दौरान इन्हें पता चलता है कि किम के पास एक गन है, जिससे तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और किम को अजीब नजरों से देखने लगती हैं। तब किम कहती है कि यह गन सिर्फ मैं अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए रखती हूँ। ये सुनकर एबी कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं, जो लोग गन रखते हैं उन्हें ज्यादा खतरा होता है। ये चारों गन की बात को लेकर के काफी देर तक बहस करती रहती हैं। तभी जोय उन्हें 1970 की मूवी वेनिसिंग पॉइंट के कार डोर चैलेंजर के बारे में बताती है, जिसे एक आदमी सेल करना चाहता है और जोय उस कार को खरीदने के बहाने से उसका टेस्ट ड्राइव करना चाहती थी। इसलिए वो अपनी तीनों फ्रेंड को साथ लेकर के कार के ओनर के घर पहुंच जाती है। जोय जब उस कार के इंजन को चमकता हुआ देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस कार ओनर से एक टेस्ट ड्राइव करने की मांग करती है। कार का ओनर टेस्ट ड्राइव करने के लिए मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि मैं भी तुम्हारे साथ गाड़ी में रहूंगा, क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब जोई किम को साइड में ले जाकर के बताती है कि असल में वो इस कार के साथ इंस्टेंट करना चाहती है। ये सुनकर के जोई कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, जानती हो इसमें जान भी जा सकती है। लेकिन जोई के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर किम मान जाती है। जब वो दोनों कार की तरफ जाने लगती हैं, तभी एबी आ जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पहले तो वो दोनों मना करती हैं, लेकिन बाद में उसे साथ लेने के लिए मान जाती हैं। लेकिन अब इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि आखिर वो उस कार को उसके ओनर के बगैर यहाँ से कैसे लेकर के जाएं। तब एबी कहती है कि तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इसके बाद ये तीनों उस कार को लेकर के यहाँ से जाने लगती हैं। तभी सामने कार का ओनर आ जाता है। तब ये तीनों उसे बताती है कि हमारी चौथी सहेली जो कि एक स्टार है, जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक तुम उसके साथ एंजॉय कर सकते हो। ये कहकर के वो तीनों उस कार को टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर के निकल पड़ती हैं। रास्ते में जोई उस कार के ऊपर चढ़कर के इंस्टेंट करना स्टार्ट कर देती है। अंदर बैठी वो लड़कियां कार को बहुत तेज स्पीड में चला रही थी। जोई को इंस्टेंट करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तभी अचानक से पीछे से माइक आ जाता है अपनी गाड़ी लेकर और इनकी गाड़ी को जोर जोर से टक्कर मारना शुरू कर देता है। ये तीनों माइक को ऐसा न करने के लिए कहती हैं, लेकिन माइक किसी की भी बात नहीं सुनता और लगातार उनकी गाड़ी को टक्कर मारता रहता
रहता है। तभी अचानक से जोई उछल कर के खाई में गिर जाती है। जोई के खाई में गिरने की वजह से एबी और किम बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी माइक अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उन्हें चिढ़ाने के लिए जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख कर के किम उस पर गोली चला देती है। अब माइक जख्मी होकर के वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब एबी और किम जोई की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। तभी अचानक से जोई आ जाती है उनके सामने। जोई को जिंदा देख कर के वो तीनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं और अब माइक के पिछवाड़े में ईरानियन रॉकेट डालने के लिए उसके पीछे चली जाती है। उधर माइक अपने जख्मी हाथ पर वाइन डाल कर के उसके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से वो तीनों आ जाती हैं और हमला कर देती है माइक पर। माइक अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब ये तीनों भी हाथ धोकर के उसके पीछे पड़ गई थी। ये तीनों अब माइक की तरह ही उसकी गाड़ी को बार बार टक्कर मार रही थी। माइक इनके सामने गिड़गिड़ाता है, माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों अब उसे माफ नहीं करती। फिर ये तीनों उसकी गाड़ी को एक जोरदार टक्कर मारती हैं, जिससे उसकी गाड़ी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और माइक का एक हाथ भी टूट गया था। लेकिन ये हसीनाएं अभी भी नहीं रुकती और माइक को पकड़ कर के गाड़ी से बाहर निकालती हैं और धुलाई करना शुरू कर देती हैं। ये तीनों हसीनाएं तब तक उसे मारती रहती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती और माइक की मौत के साथ ये शानदार मूवी डेथ प्रूफ खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।